रिवाइज करके आए हैं आप लोग? जो कल पढ़े थे हम लोग, सब कुछ याद है? रिवाइज करके आए हैं? चलिए क्वेश्चन बनाइए। तो ये आपका तीन आइडेंटिकल मास है, तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखा हुआ है, जिसका साइड लेंथ है आपका L। ठीक है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। अगर इसको हम एक्स एक्सिस बोल दें तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स। तीनों मास आपका आइडेंटिकल है, बताइए। बना गया ml²/12 तो ml²/2। आपका आनंद ml², आपका नीरज ml²। चलिए जी देखते हैं आपको क्या दिया है सवाल में। तीन आइडेंटिकल मासेस हैं, तीनों मासेस को आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ है आपका L, और ये जो आपका एक्सिस है जो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के इस साइड से पास कर रहा है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये क्या है? डिस्क्रीट मास सिस्टम है, ये तो पता है ना। डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या होता है? बताएगा कौन? बताएगा, बताओ। m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। और हर जगह ये जो r होता है वो क्या होता है? एक्सिस से मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो मान लो इसको 1, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 जो है इसका इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0। तो I1 आपका कितना हो गया? m1 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस I2 प्लस I3 भी कितना होगा? m3 भी है, ये भी एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका कितना? 0। तो आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? I2 के बराबर। अगर हम I2 निकाल लें तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। अब है कि I2 का मास तो मेरे को पता है भाई m, बट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना? आनंद साहब कह रहे हैं कि इसका दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला ऐसे ये होगा। अगर हम इसको, अगर ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम यहां से क्या करेंगे? इस मास से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर ड्रॉ करेंगे, और ये जो आपका लेंथ होगा वही इसका क्या होगा? r परपेंडिकुलर। तो हमको ये वाला लेंथ बेसिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल क्या होता है? 60 डिग्री। ये आपको लेंथ पता है L, आप क्या लगा देंगे? sin 60। तो आपको पता चल जाएगा ये R1 पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं R2। ठीक है, तो sin 60 क्या होगा? sin 60 बराबर क्या हो जाएगा? ये जो आपका डिस्टेंस है R2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना है आपका? L। तो यहां से आपको R2 कितना आ गया? L इंटू साइन 60, मतलब कि √3/2 इंटू L। आया समझ में? अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, I2 कितना हो गया? I बराबर m इंटू √3L/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 3mL²/4। आया समझ में? लिखिए। हो गया सबका? लिख लिए? समझ में आया सबको? क्या करना है? बस इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हेडिंग डालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। भाई साहब एक बात बताइए, अभी तक जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखे हैं वो आपने सीखा है डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए, जब आपका मास अलग अलग हो, एक दूसरे के साथ अटैच्ड ना हो और अलग अलग लोकेशंस पर रखा हुआ हो।
अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम होगा तो हम क्या करेंगे? वही करेंगे जो हम सेंटर ऑफ मास में करते थे। जैसे कंटिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकलने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते थे, सेम कॉन्सेप्ट का यूज हम यहां पर भी करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सा भी है, कि मान लो आपका एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम है जिसका टोटल मास कितना है m, और अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई ये जो आपका एक्सिस है, ये जो आपका एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो आप क्या करेंगे? आप यहां से कोई r दूरी जाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r जाएंगे, और जाकर के एक छोटा सा मास आप कट करेंगे dm। क्या करेंगे आप? r परपेंडिकुलर दूरी जाकर के आप छोटा सा dm मास कट करेंगे। उसके बाद आप इस dm मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। इस dm मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए है आपका di, क्या होगा? dm इंटू r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस छोटे से मास के लिए इसको हम एक डिस्क्रीट मास मान सकते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? dm इंटू r परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपका di निकल गया। di किसके लिए है? इस dm के लिए है। उसके बाद हम क्या करेंगे? i निकालने के लिए इस di को हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए। क्या करना है? r दूरी पर जाना है, एक छोटा सा मास dm कट करना है और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देना है। उसके लिए उस dm मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है di, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देना है। आया समझ में? लिखिए इसको। चलिए, पहला कंटिन्यूअस मास सिस्टम जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं वो है आपका पहला, फर्स्ट केस ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम, अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म मास m, लेंथ l अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब हमारे पास क्या है? एक रॉड है, ये आपका एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड का मास है आपका m, लेंथ है आपका l, और जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही होगी, इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रही होगी, इसके अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। आया समझ में? कैसे करेंगे? वही जो हमने अभी सीखा है। क्या करेंगे? जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है उससे आप r दूरी पर जाइए, एक छोटा सा मास dm कट कीजिए, उस dm मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया di लिखिए और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से सपोज करिए हम यहां से जाते हैं r दूरी पर और हम एक छोटा सा लेंथ कट करते हैं, क्या? dr कर लिया, और हम इसके लिए निकालेंगे dm। बट उससे पहले सेंटर ऑफ मास की कुछ यादें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। याद है लीनियर मास डेंसिटी होता था, एक आपका सरफेस मास डेंसिटी होता था, एक वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी होता था। लीनियर मास डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते थे। किससे रिप्रेजेंट करते थे? लीनियर मास डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? लेम्बडा से रिप्रेजेंट करते थे। सरफेस मास डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट तो सिग्मा से करते थे क्या? अच्छा। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी को हम लोग लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते थे, रो से करते थे। रो से वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी का, हाँ, लैम्बडा से लीनियर मास डेंसिटी को, लैम्बडा से लीनियर मास डेंसिटी, सिग्मा से सरफेस मास डेंसिटी और रो से वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते थे। ये क्या होता था? ये लीनियर मास डेंसिटी होता था जो आपको यूनिट लेंथ के लिए मास बताता था, सरफेस मास डेंसिटी होता था जो यूनिट एरिया के लिए आपको मास बताता था, और वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी होता था वो आपको यूनिट वॉल्यूम के लिए मास बताता था। तो वही सेम कॉन्सेप्ट का हम यहां पर फिर से यूज करने वाले हैं जो हमने सेंटर ऑफ मास में सीखा था। तो इस रॉड का टोटल मास है कितना? m, टोटल लेंथ है आपका कितना? l, तो इसके लिए लैम्बडा का वैल्यू क्या हो जाएगा? m/l। मतलब इसका यूनिट लेंथ में कितना मास है? तो लैम्बडा, जो कि m/l के बराबर है। अब आपको अगर लैम्बडा पता है और आपको इसका मास, इसका dr का मास निकालना है dm, इसका मान लेते हैं मास कितना है dm, तो आप कैसे निकालेंगे? लैम्बडा इंटू dr, लैम्बडा इंटू इसका जो लेंथ है dr आपने कट किया, उससे लैम्बडा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे भाई साहब, लैम्बडा क्या होता था? लैम्बडा को हम dm/dl भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? dm/dr लिख सकते हैं। तो dm आपका क्या हो जाएगा? लैम्बडा इंटू dr। ठीक है, आपने dm लिख लिया। अब क्या करेंगे? इस dm के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे di, लिखेंगे क्या होगा? dm
इंटू आर का स्क्वायर। आर यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आर ही है जो हमने लिया है, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा ये लैम्बडा डी आर इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया इसका डी आई। ठीक है, आई क्या होगा मेरा, आई होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा आर स्क्वायर डी आर, कहां से कहां तक, आर जो है आपका कहां से कहां वेरी कर रहा है। अगर आपका ये सेंटर पे है, एक्सिस आपका सेंटर पे है और पूरा रॉड का लेंथ एल है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं -l/2 और इसको बोल सकते हैं l/2, बोल सकते हैं ना, -l/2 से l/2, तो हम कहां से कहां इंटीग्रेट कर देंगे, -l/2 से l/2 करेंगे। करिए इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा, लैम्बडा को बाहर निकाल लो, अंदर में क्या बचा आर स्क्वायर डी आर -l/2 से लेकर के l/2। ठीक है, तो आपका आई यहां से कितना आएगा, आई आपका आएगा लैम्बडा आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, r³/3 l/2 -l/2 से l/2, 3 को बाहर निकाल लो, λ/3 इंटू r³ का क्या हो जाएगा l/2 का होल क्यूब माइनस l/2 का होल क्यूब। ठीक है, पहले यहां तक लिखिए, यहां तक पहले लिखिए, इसको अभी हम यहीं पर रहने देते हैं, यहां तक पहले आप लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, I इज इक्वल टू लैम्बडा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर, कहां से कहां -l/2 से लेकर के l/2, इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या होगा ये लैम्बडा इंटू r³/3, लिमिट कहां से कहां -l/2 से l/2। ठीक है, I इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा λ/3 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा आपका r³ लिमिट कहां से कहां -l/2 से l/2। अब आप यहां पर लिमिट पुट करिए, क्या होगा ये λ/3, r³ पे जगह रखोगे l/2 का होल क्यूब माइनस l/2 का होल क्यूब, क्या बनेगा ये I इज इक्वल टू λ/3 इंटू l³/8 माइनस l³/8, ये क्या बनाएगा λ/3 इंटू l³/8 प्लस l³/8, मतलब ये बना दिया λ/3 इंटू l³/4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, I इज इक्वल टू लैम्बडा का वैल्यू कितना था m/l था, आप लैम्बडा की जगह पुट कर दीजिए m/l इंटू 1/3 इंटू l³/4, एक आपका l यहां से कट जाएगा, यहां पर बचेगा l², तो आपका I का फाइनल फॉर्मूला क्या आया, I इज इक्वल टू ml²/12 आया। ये किसके अबाउट आया है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको याद करना है, लिखिए यहां तक, ब्रैकेट में डालिए और इसको याद कर लीजिए। कहीं समझने में कोई दिक्कत, कैलकुलेशन में, प्रोसेस में, थ्योरी में कहीं कुछ दिक्कत है तो पूछ लीजिए, लिखिए फिर। यहां यह आपका आया था λ/3 इंटू l³/4, लैम्बडा के बदले हमने पुट किया m/l, जो आपका 3 था उसको हमने लिखा 1/3 अलग कर दिया, और आपका l³/4 जो था l³/4 अभी भी है, फिर आपका एक नीचे l था, यहाँ पर l³ था, एक यहाँ से l कट गया, बचा क्या l², फाइनली बनकर क्या गया ml²/4 इंटू 3 हो गया आपका 12। विप्लव हो गया। तो ये था रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब क्या है, इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एज। अब एक्सिस कहां होगा, आपका एज पे होगा, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, खुद से कोशिश कीजिए पहले। ml²/3 ml²/9 आपका, चलो देखते हैं। सेकंड केस क्या है आपका, पहला केस था जिसमें आपका रॉड था, उसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहा था। सेकंड केस क्या है कि सेम रॉड है, इसका मास है m, लेंथ है l, बट इस बार आपको जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो एक्सिस इसके एंड से एक एंड से पास कर रही है। ठीक है, क्या करेंगे, इस एक्सिस से r दूरी जाएंगे और जाकर के एक लेंथ कट कर लेंगे, क्या dr। लैम्बडा आपको पता है क्या होता है, लैम्बडा इक्वल टू m/l, जो पिछले केस में था वही इस केस में भी रहेगा। इस dr का मास अगर मान लेते हैं dm, तो dm इसका मास कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा लैम्बडा इंटू इसका लेंथ
dr। ठीक है, क्यों? क्योंकि लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, और यूनिट लेंथ के मास में अगर हम dr से पता मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को dr का मास पता चल जाएगा, तो dm हो गया मेरा लैम्डा इंटू dr। अब जब dm हमने निकाल लिया तो अगला स्टेप क्या है कि इस dm के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए di, क्या हो जाएगा? dm इंटू आर स्क्वायर, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है जो हमने माना है r, तो इसका हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। dm का वैल्यू पुट कीजिए लैम्डा इंटू dr इंटू आर स्क्वायर, तो आपका di कितना हो गया? di हो गया लैम्डा आर स्क्वायर dr। ठीक है, i निकालने के लिए क्या करेंगे? i निकालने के लिए हम क्या करेंगे? i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू आर स्क्वायर dr। ठीक है, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? पिछले केस में माइनस l/2 से l/2 किए थे, इस बार r कहां से कहां वेरी करेगा? 0 से लेकर के l, तो इस बार हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर के l तक। कर दीजिए i आपका कितना हो जाएगा? i हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू m/l इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dr, कहां से कहां? 0 से लेकर के l तक। ये कितना हो जाएगा? m/l इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन r³ 3, लिमिट कहां से कहां? 0 से l, 3 को बाहर निकाल लो तो m/3l इंटू r³ लिमिट कहां से कहां? 0 से l, मतलब m/3l इंटू l³। यहां से आपका एक l कैंसिल हो गया, l² बचा, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? ml²/3। कहां से? किस एक्सिस के अबाउट? जो एक्सिस इसके एक एंड से पास कर रहा है। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको भी याद रखना है। लिखिए, तो कैलकुलेशन मिस्टेक जहां पर हुआ था वहां पर मार्क कीजिए और लिख लीजिएगा अपने नोट्स कॉपी में कि वो गलती आपको अगली बार से नहीं करनी है। लिखिए, मिटा देना। चलिए, तीसरा केस, थर्ड केस, जहां आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर नहीं, ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म मास m, of uniform mass m and radius r about an axis passing through its center of mass। बताइए, आपके पास क्या है भाई? आपके पास एक रिंग है, ऐसा एक सर्कुलर सा रिंग है, ठीक है, इसका आपको रेडियस पता है, इसका आपको मास भी पता है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इसके सेंटर से होकर के पास करेगा। इसका मास आपको पता है m, रेडियस आपको पता है r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बता दीजिए। चलिए देखिए, सपोज करिए इस रिंग को आप ऊपर से आकर के देख रहे हैं, टॉप व्यू से आप देख रहे हैं, तो वो कैसा दिखेगा? ये रिंग आपको बिल्कुल सर्कुलर दिखेगा, ऐसा कुछ। ये होगा आपका रिंग, ठीक है। इसका रिंग का आपको मास पता है, आपका मास कितना है? m, और रेडियस पता है आपको r, ठीक है। तो इसका यहां पर लिख दो मास m एंड रेडियस r। इसका आपको किसके अबाउट निकालना है? जो एक्सिस इसके जस्ट, मतलब एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रही होगी, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही होगी, और इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, मतलब इस वाले एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करने जा रहे हैं? यहां से हम थीटा एंगल जाएंगे, थीटा एंगल हम गए और जाकर के हमने एक छोटा सा मास कट किया, क्या? डी थीटा का हमने एक छोटा सा एंगल कट किया। तो आपका यहां पर क्या कट हुआ? आपका आर डी थीटा, यहां पर एक छोटा सा मास कट हुआ आर डी थीटा लेंथ का, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास में हमने ये काम करा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब इस आर डी थीटा का हमको मास निकालना होगा डीएम, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस आर डी थीटा जो हमने लेंथ कट किया है, आर डी थीटा, इसका डीएम मास निकालेंगे। बट डीएम निकालने से पहले मेरे को लैम्डा जानना होगा। भाई लैम्डा है कितना इस केस में? तो इस केस में आपका लैम्डा कितना होगा? लैम्डा होगा आपका टोटल मास डिवाइडेड बाय इसका टोटल लेंथ कितना है? 2 पाई आर। लैम्डा इक्वल टू m बाई 2 पाई आर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको लैम्डा पता चल गया है तो आप डीएम निकाल लेंगे। डीएम क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू आर डी थीटा होगा। डीएम होगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब आपको डीएम भी पता चल गया। डीएम पता चलने के बाद हम क्या करेंगे? इस डीएम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? डीएम इंटू इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से,
उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। एक बात बताओ, ये है आपका एक्सिस, ये आपका मास, यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? इसके रेडियस के बराबर है ना, इसके रेडियस के बराबर है। तो आपका डी क्या हो जाएगा? डी आपका कितना हो जाएगा? डीएम कितना था? लैम्बडा आर डी थीटा इंटू आर का स्क्वायर होगा। डी इतना, इसको और अच्छे से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो आपका कितना हो जाएगा? लैम्बडा इंटू आर क्यूब इंटू डी थीटा। ठीक है, वेरी क्या कर रहा है? थीटा। कहां से कहां वेरी कर रहा है? यहां पर जब था तो थीटा 0, और पूरा रिंग कब बनेगा? जब आप इस थीटा को पूरा घुमा करके फिर यहीं पर ले आओगे। तो कितना एंगल घुमा? 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब कितना? 2 पाई। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे? आई बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, कहां से कहां? 0 से लेकर के 2 पाई, और आपका डी आई है कितना? ये है आपका लैम्बडा आर क्यूब डी थीटा इंटीग्रेशन कहां? 0 से लेकर के 2 पाई। लैम्बडा का वैल्यू आपने पहले निकाला था, लैम्बडा इक्वल टू एम बाई 2 पाई आर। लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पे रखो, एम बाई 2 पाई आर। इधर कितना है आपका? आर क्यूब, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा, लिमिट कहां से कहां? 0 से लेकर के 2 पाई। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा? एम बाई 2 पाई आर इंटू आर क्यूब, और आपका यहां पे कितना बन जाएगा? 2 पाई बना। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई माइनस 0 आएगा, तो 2 पाई बच गया यहां पर। ठीक है, अब देखिए, एक 2 पाई से यहां पर आपका 2 पाई कैंसिल, एक आपका नीचे आर है, यहां पर एक कैंसिल करा देगा, ये आपका बन जाएगा क्या? आर स्क्वायर। आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? एम आर स्क्वायर। आया समझ? ये था इसका लंबा चौड़ा तरीका निकालने का। ऐसे आप लॉजिकली सोचिए, ये जो रिंग है, जो हमने रिंग बनाया था अभी, ऐसा वाला रिंग, ये जो हमने रिंग बनाया था, इस रिंग का टोटल मास, कोई सा भी मास आप इसके रिंग का उठा लो, चाहे यहां 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 यहां, पूरा मास, मतलब इसका पूरा टोटल मास इस एक्सिस से सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। सारे मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर। तो इसका डायरेक्टली भी आप बोल सकते हो एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास लेते हैं हम और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं। इस केस में जो भी मास है, जितना जितना मास है, सारा मास का दूरी कितना है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से? फिक्स्ड है आर। तो आप टोटल मास m ले लीजिए, पूरा मास m, और पूरे मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। बट अगर आपको एग्जाम में आता है ये सवाल, डिराइव करने के लिए आपसे बोल दिया जाता है कि अगर रिंग का सेंटर ऑफ मास डिराइव करो उसके एक्सिस से, जो आप उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो आप इसी तरीके से डिराइव करके आएंगे। ठीक है ना, लिखिए। ये सारे रिजल्ट्स जो भी आप आ रहे हैं, जो भी हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको याद भी होने चाहिए। जैसे सेंटर ऑफ मास में आप याद करते थे, वैसे ही ये सारे रिजल्ट्स आप याद करेंगे। फोर्थ केस लिखिए। फोर्थ केस है आपका फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क of uniform mass m and radius r about an axis passing through its center of mass। ओके जी, मतलब इस बारी क्या है आपके पास एक डिस्क है, ऐसा एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क। इस डिस्क का आपको मास पता है और रेडियस आर भी पता है, और आपका जो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके सेंटर से पास कर रहा होगा कुछ इस तरह से। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे फाइंड आउट? इस डिस्क को देखो ऊपर से जाकर के टॉप व्यू में, जब आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा पिक्चर दिखेगा, ऐसा एक आपको सर्कल दिखेगा। इसका मास आपको पता है m, और आपको रेडियस r पता है, और जिस एक्सिस के अबाउट आपको बोला गया है वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, हम क्या करेंगे डिस्क का निकालने के लिए? यहां से r दूरी पर जाएंगे और एक dr थिकनेस का क्या करेंगे? कौन बताएगा? r दूरी पर जाकर के, डिस्क के केस में हम क्या करते थे? r दूरी पर जाकर के हम एक छोटा सा dr
dr थिकनेस का हम एक रिंग कट करेंगे, तो हमने रिंग कट कर लिया, ठीक है। और रिंग कट करने के बाद हम क्या करेंगे, मेरा एलिमेंटल मास यही है, ठीक है। इसका थिकनेस है आपका dr, इसके लिए हम निकालेंगे dm, इसका स्मॉल मास dm हम निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए क्या आपका मास इसमें कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मास का एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम क्या निकालेंगे, लैम्डा या सिग्मा या रो, सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है m डिवाइडेड बाय टोटल एरिया A। तो आपका मास m है, टोटल एरिया A डिस्क का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब अगर जो हमने एलिमेंटल मास, जो एलिमेंटल रिंग यहाँ पर कट किया है, जिसका थिकनेस आपका dr है, अगर हम इसका मास मान लेते हैं dm और मेरे को dm निकालना हो, तो हम dm कैसे निकालेंगे, dm मेरा हो जाएगा सिग्मा इंटू da, जहां da क्या होगा, इस रिंग का एरिया। कितना होगा रिंग का एरिया, कौन बताएगा। ये जो हम रिंग कट करते थे r रेडियस का और dr थिकनेस का, इसका एरिया कितना होता था, r कितना होता, इसका एरिया कितना होता था, r d थीटा। यहां पर थीटा है कहां भाई, यहां पर थीटा कहां है। इसके केस में ये जो आपने रिंग अगर कट किया है, अगर आप इस रिंग को पूरी तरह से खोल देंगे, मान लीजिए आप इस रिंग को आप पूरी तरह से खोल देते हैं, ठीक है। थिकनेस है इसका dr और इसका लेंथ कितना होगा, रिंग का लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर। तो ये क्या बना, एक रेक्टेंगल बना जिसका लेंथ कितना है 2 पाई आर, थिकनेस है आपका dr, तो इसका एरिया कितना हो गया da, इसका da कितना हो गया 2 पाई आर इंटू dr। अब आया समझ में यार, ये तो हम लोग सेंटर ऑफ मास में भी किए थे, इसका मतलब आप लोग रिवाइज करके नहीं आए हैं सेंटर ऑफ मास। थोड़ा सा भूल जाते हैं, इसलिए तो हम बोलते हैं रिवाइज करना जरूरी है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा कर करके सारा निकल जाएगा दिमाग से, ठीक है। इसका पता चला, जो आपने रिंग कट किया उसका मास, उसका एरिया आपको पता चलेगा dA। अब इस dA को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे और dm पता चल जाएगा, कर दो। dm क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा आपका सिग्मा, आपको पता है m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू dA। dA कितना है आपका 2 पाई आर इंटू dr। चलो जी, dm पता चल गया। अब dm पता चलने के बाद अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था कि हम पता करते थे, क्या पता करते थे, कौन बताएगा। dm पता चलने के बाद हम अगला स्टेप क्या करते थे, हम निकालते थे di क्या होता था, dm इंटू आर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका dm आपने निकाल लिया, कितना आया है m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर dr। ये क्या है आपका, ये आपका dm। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आर परपेंडिकुलर मतलब क्या, इस जो आपने एलिमेंटल मास कट किया, इस मास का दूरी एक्सिस ऑफ, जिस एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हैं उस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितना है, आर ही तो है, ये एक्सिस है आपका। यहां से इस मास का परपेंडिकुलर दूरी क्या है, आर। तो आप यहां पर आर परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह रखो तो यहां पे आर स्क्वायर। तो आपका डी कितना हो गया, डी आपका हो गया m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर क्यूब डी आर हुआ। अब आप डी निकाल चुके हैं, डी निकालने के बाद क्या करना है, बस इसको इंटीग्रेट करना है, कर दीजिए। इंटीग्रेट क्या करेंगे आप, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, कहां से कहां तक, r जो आपका वेरी कर रहा है कहां से कहां, 0 से लेकर के कैपिटल R, 0 से लेकर के कैपिटल R। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या होगा, ये आपका देखो पाई बार में, यार इसको यहाँ पे काट दो, पाई बार बार आ रहा है, पाई काट दिया आपने, क्या बना ये 2m बाई आर स्क्वायर बन गया इधर जो आपका कांस्टेंट है, और इधर क्या हुआ आर क्यूब डी आर, 0 से लेकर के r, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4/4, लिमिट कहाँ 0 से लेकर के r, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर इंटू लिमिट पुट करेंगे, क्या बन जाएगा r टू द पावर 4/4, और ये आपका 0, ये तो आप इसको लिखते ही नहीं है, 0 को क्यों लिखने जाए, ठीक है। तो आपका क्या बना ये 2 से आप 4, यहाँ पे एक 2 कट गया, ठीक है, और आपका आर स्क्वायर से कटा, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया mr स्क्वायर बाई 2, किस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखिए और याद भी कर लीजिए। कहां पे, यहां पर आर स्क्वायर कैसे और क्यों कारण बताइए। यहां पर आप बोल रहे हैं स्मॉल आर हटाकर कैपिटल आर डाल दें, उसका रीजन बताइए। ये आर क्या बता रहा है, ये जो आर है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो आपने मास कट किया ना डीएम, इस डीएम मास का, डिस्क का नहीं,
ये जो आपने डीएम मास कट किया है, एलिमेंटल मास, इस मास का दूरी कहां से, जिस एक्सिस के अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं वहां से उसका परपेंडिकुलर दूरी। तो आपका ये जो एलिमेंटल मास है वो कौन है, रिंग है, और रिंग का इस एक्सिस से दूरी कितना है, स्मॉल आर। तो हमने यहां पर क्या लिया है, स्मॉल आर। कॉलेज का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आप कॉलेज से पास आउट करके निकल जाएंगे, बट कॉलेज का टैग आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा कि आपने किस कॉलेज से पढ़ाई करी थी। समझ रहे हैं? बाकी एडमिशन करवाने के लिए हर लोग, बहुत कॉलेज खुले हुए हैं और आगे खुलने भी वाले हैं, ये कम नहीं होने वाला है। और ये सबका रास्ता अभी ही तय होता है। अभी जो आप कर रहे हैं, हम लोग क्लास में बैठ करके पढ़ रहे हैं ना, यहीं से वहां तक का रास्ता तय होता है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोई साइंस नहीं है। यही है कि आप क्लास में कितना ईमानदारी से बैठ करके पढ़ रहे थे, यहाँ से पढ़ के जाने के बाद, घर जाने के बाद कितना ईमानदारी से आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे। कोई सीक्रेट नहीं है भाई सक्सेस का, हम आपको लिख करके बता रहे हैं। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, और साथ में आपका स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो, स्मार्ट वर्क साथ में करते रहना। और दूसरी बात, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। अगर आपके हाथ में हम एक बीज ला करके रख देना, और अगर आपके हाथ में ही वो बीज रखा रह जाए, वो कभी पौधा नहीं बन पाएगा। उस बीज से पौधा बनाना है तो उस बीज को पहले तो जाके मिट्टी में डालो। सिर्फ मिट्टी में डालने से नहीं होगा, उसको पानी दो, धूप दो, प्रॉपर कंडीशन बना करके दो, तभी पौधा बनेगा। अगर हम हाथ में लाके बीज को रख दे और बोले कि यार ये तो पौधा बना ही नहीं, तो गलती इसमें बीज की है या मेरी है? बीज की क्या गलती थी भाई? उसमें तो पूरा पोटेंशियल था, उसमें तो पूरा पोटेंशियल था कि वो बड़ा से बड़ा पेड़ बना सकता था, लेकिन उसको कंडीशन ही नहीं मिला। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आपके लिए सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं। यहां पर हम बहुत सारे बच्चों को देख रहे हैं, मेरा बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमको सिर्फ सुबह से लेकर के, बैग से लेकर के इधर जाएंगे, फिर शाम को उधर से इधर आएंगे। क्या पढ़ाई चल रहा है सर? जाते हैं बस बैठे रहते हैं, हो जाता है। ऐसे मेरे 12th वाले बैच के बच्चे रिव्यू बता रहे हैं ना भाई, यहाँ बाकी जगह कैसा किस तरह का पढ़ाई चल रहा है। कंपटीशन से दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। बोर्ड के लिए भी जो पढ़ाई चल रहा है वो बस चल रहा है, बस नाम का चल रहा है। मेरा बस जो रोल है, हम ईमानदारी से करें, हमको क्लास में हम आपको पढ़ाएं, और आपका काम आप ईमानदारी से करें। घर जाएं, जो पढ़ाया जा रहा है, जिस दिन पढ़ाया जा रहा है, उसको जा करके उसी दिन आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल करके कॉपी पढ़ लो। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हम आपको ब्रैकेट में डलवा रहे हैं उनको याद कर लो, और कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो। जैसे अगर आप मान लीजिए आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो कि समझ तो जा रहा है, बट जब सवाल बनाने बैठ रहा है तो उससे सवाल नहीं बन रहा है। अगर आप बिल्कुल वहां पर अटके हुए हैं ना, एकदम बेसिक लेवल पर आप अटके हुए हैं, क्या करिए, क्लास में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ना, आप क्लास में समझ लिए, घर जाइए और बिना उसको सॉल्यूशन देखे एक बार खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। धीरे धीरे वहां से ही शुरुआत करिए, आपसे सवाल बनने लगेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। हम आपको बार बार बोलते हैं, हम लोग के दिमाग में ये गलत मिथ्या बना हुआ है कि जो एकदम ब्रिलियंट होते हैं, साइंटिस्ट माइंड होते हैं, सिर्फ उनका सिलेक्शन होता है। भाई होता है उनका, बट ऐसे कितने लोग होते हैं? गिने चुने 100-200 लोग, उससे ज्यादा तो नहीं होते ना। बाकी का कैसे होता है? बाकी का हार्ड वर्क से होता है, स्मार्ट वर्क से होता है, और प्रॉपर गाइडेंस से होता है। ऐसे मेरे कितने सारे हम ऐसे बैचमेट्स को हम जान रहे हैं, बहुत सारे हम बैचमेट्स को जान रहे हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल था। 10th तक वो अपने क्लास के, बैच के, स्कूल के टॉपर तक रह चुके हैं। बस 11th-12th में उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया। पढ़ने तो गए, बट जहां पढ़ने गए वहां पर उनको सही तरीके से गाइड नहीं किया गया। जब सही तरीके से गाइड नहीं किया गया तो एक लेवल आ जाता है ना, जहां आप खुद को दोष देने लग जाते हो, यार कि हम ही को समझ में नहीं आ रहा है, बाकी लोग तो समझ ले रहा है, मेरा ही बुद्धि कम है। अरे भाई ऐसा बात नहीं है। अगर आपकी नियत है क्लास में बैठ के समझने की, अगर आपको हम 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा रहे हैं और आप अपना दिमाग बोर्ड पे रख रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और नहीं है भाई कि मेरे दोस्त ने ऐसा बोला था, यहां से निकल के हमको वहां जाना है, उसने मेरे को ऐसा बोला था, ये वाला मैच होने वाला है, वो वाला वीडियो आने वाला है, ये सब में अगर आपका दिमाग नहीं है ना, अगर आपका पूरा दिमाग बोर्ड पे है और आप घर जाकर के ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, आप उन लोगों से तो बहुत बेटर रहिएगा जो सिर्फ राह भटक करके इधर उधर चले जाते हैं। समझ रहे हैं? तो आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलना चाहिए। बार बार हम बोल रहे हैं, सिर्फ गाइडेंस से नहीं होगा, सिर्फ टीचर से नहीं होगा। अगर मेरे हाथ में होता तो हम सबको जादू की छड़ी डाल करके सबका सिलेक्शन नहीं करा चुके होते।
किसी टीचर के हाथ में नहीं होता है भाई। ऐसा कौन सा टीचर है जो आपको बोल देगा भाई कि हम जितने बच्चे को पढ़ाएं सबका सिलेक्शन होगा? कोई टीचर नहीं बोल सकता है, चाहे कितना ही शानदार फिजिक्स पढ़ा ले, चाहे कितना ही शानदार केमिस्ट्री पढ़ा ले, कितना ही शानदार मैथ्स पढ़ा ले। हम बार बार बोलते हैं 90% एफर्ट स्टूडेंट का, 10% टीचर का। आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, और वो जो 10% टीचर का एफर्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हमने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, हम आपको शायद आप लोग को हम बताए भी हैं पहले, जिस कोचिंग में हम पढ़ने जाते थे, हमारा जो पहला लेक्चर था, कोचिंग का फर्स्ट डे का लेक्चर, हमारे केमिस्ट्री वाले सर आए पढ़ाने के लिए, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए आए, और आकर के कुछ नहीं बोले, बस आकर के बोर्ड पर 13 फॉर्मूला उन्होंने लिख दिया, और पलट करके फिर बोले कि जैसे आप बचपन में ए फॉर एप्पल याद किए थे, और याद करने के टाइम आपने ये नहीं पूछा था कि ए फॉर एप्पल ही क्यों होता है, उसी तरह ये फॉर्मूले रट जाओ। और ये फॉर्मूले रट करके अगर आप 500 क्वेश्चन लगा लोगे, आपका आईआईटी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। हर चैप्टर में 500 क्वेश्चन, हम बोलते हैं 500 क्वेश्चन मत लगाओ, हर चैप्टर में 100 ही क्वेश्चन लगाओ, बट 100 ढंग से लगाओ, अच्छे क्वेश्चन लगाओ। उन 100 में 20 अगर आपके इजी लेवल के क्वेश्चन है, 60 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, तो 20 टफ लेवल के भी क्वेश्चन होने चाहिए। कैसे नहीं होगा भाई सिलेक्शन होगा, गाइडेंस से होगा, प्रॉपर गाइडेंस से होगा, और प्रॉपर मेहनत से होगा। और हाँ, ये सब जो चीजें हैं थोड़े दिन के लिए, मतलब अभी से लेकर के, आज से लेकर के 1.5 साल तक के लिए अपने आप को थोड़ा सा दुनियादारी से, फैमिली से, रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर रखिए। आपका ही उसमें भला होगा। क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो ये मत सोचिए कि आपका कॉम्पिटिटर भी नहीं पढ़ रहा है, वो भी छुट्टी मना रहा है। हमने आपको बार बार कहा है, अगर आपके टच में ऐसा कोई दोस्त होगा, कॉल लगाओ, उससे पूछो तो दिल्ली कोटा निकल गया है, पूछना कि साल में कितनी बार घर आते हो, बोलेगा कि यार हम तो 1 साल से घर ही नहीं आए। आ ही नहीं सकता है ना। अगर वहां पे छुट्टी हुआ भी, मान लो 1 दिन का 2 दिन का छुट्टी हुआ भी, वो टाइम तो आने जाने में निकल जाएगा, आगे करेगा क्या? उससे बढ़िया सोचता है कि वहीं पर रह के पढ़ लेते हैं। मिलने का बहुत ज्यादा मन किया तो मम्मी पापा यहां से जाके उससे मिल लेंगे। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं भाई, बेटा को वहां छोड़ दिए, बेटी को वहां छोड़ दिए, उसके बाद जब मिलने का मन करता है खुद चले जाते हैं, उसको नहीं बुलाते हैं ताकि उसका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। आज जो हमको सिर्फ फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं ना, इमेजिन करो ऐसा ही 2 घंटा फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 2 घंटा मैथ्स पढ़ रहे हो। इस लेवल का केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने के बाद, 11th 12th जेईई नीट के लेवल का पढ़ने के बाद, जब आप 6 घंटे के बाद घर जाएंगे ना, उसके बाद आपको समय ही नहीं मिलेगा कि आप होमवर्क बनाने में आपका सारा समय चल जाएगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो। समझ रहे हैं ना? तो इट इज ऑल अबाउट कि आप कितनी ईमानदारी से एफर्ट डाल रहे हैं। सबका बुद्धि समझने का भी लेवल डिफरेंट होता है, बट अगर आप कुछ दिन प्रयास करेंगे, आप देखिएगा आपका सोचने का, समझने का लेवल, तकनीक सब कुछ बढ़ते चला जाएगा। हमने खुद के साथ अप्लाई किया हुआ टेक्निक भाई। जब मेरे से सवाल नहीं बनता था न्यूमेरिकल, हमको समझ में नहीं आता था कि हम न्यूमेरिकल्स बनाए क्या। एक लेवल तक तो बन जाता है, बट एक लेवल के ऊपर मेरा न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ ही नहीं रहा है। क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर हमने क्या किया, न्यूमेरिकल नोट्स बनाना शुरू किया। जो हम न्यूमेरिकल बनाते समय गलती करते थे उसको ट्रैक करना शुरू किया, और वहां से मेरी न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ी है। तो अलग अलग तरीका है, अलग अलग टेक्निक है चीजों को ऊपर करने का, ऊपर ले जाने का, बट वो तब आएगा जब आप खुद लगेंगे कि हमको ये करना है। आपको डांट करके, आपको डरा करके आपका कोई सिलेक्शन नहीं करा सकता है। ये आप लिख करके ले लीजिए। बहुत सारे टीचर्स आज, वो आप वीडियो देखते होंगे, वो लोग क्या लगा दिया है कि जो उनके पास बच्चा पढ़ने जा रहा है हॉस्टल में, उनको हॉस्टल में ही वो लोग क्या करते हैं, एक स्टाफ रखे हुए हैं, और अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसको हॉस्टल में जाकर के वो बच्चा उठा करके ले आता है, भाई तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ये करके भी कितनों का सिलेक्शन कराओगे भाई। डरा करके, धमका करके 5वां 6ठा का बच्चा को आप पढ़ा सकते हो। जो बच्चा 10th पास कर गया है, इस उम्र में आ गया है, डरा धमका के पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इक्का दुक्का को पढ़ा लोगे, 99% को डरा धमका के नहीं पढ़ा सकते हो। ये मोटिवेशन उसके अंदर से आनी चाहिए कि मेरे को पढ़ना है। समझ रहे हो ना? तो अंदर से सोचिए। जब देखो, सबसे बड़ा चीज होता है ना सपना देखना। जब आप सपना देखेंगे तभी उस सपने के लिए लड़ेंगे। सपना ही नहीं देख रहे हैं, घर में बैठे हुए आराम से मूवी के बारे में सोच रहे हैं, तो काहे का निकलेगा भाई? कुछ नहीं निकलने वाला है। वैसे सबसे पहला स्टेप होता है सपना देखना, कि आप क्या सोच रहे हैं, कहां आपको जाना है 2 साल के बाद। यहीं रह जाना है, किसी एवरेज कॉलेज में जाना है, पैसा दे करके जो कॉलेजेस एडमिशन ले लेते हैं वहां जाना है, या फिर कहलाना है कि नहीं भाई हम इस फलना कॉलेज से पढ़ करके आ रहे हैं, मेरा एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है।
और वो कैसे होगा, वो आगे आपके मेहनत से होगा, समझ रहे हैं ना। तो स्टेप सारा सबका जिसका सिलेक्शन होता है उनमें से 99% का वही है भाई, रिगरस मेहनत साथ में स्मार्ट वर्क और प्रॉपर गाइडेंस, यही चीज़ है, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए अगला लिखिए, हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, डिस्क तक पहुँच चुके हैं। अगला लिखिए, फिफ्थ केस है आपका, फिफ्थ केस है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट of uniform mass m, length L, breadth B, about an axis shown below, क्या है भैया, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट है आपका। इस रेक्टेंगुलर प्लेट का आपको डायमेंशन पता है, इसका लेंथ है आपका L, ब्रेड्थ है आपका B, ठीक है, और आपको इस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर से पास कर रहा है और इसी के प्लेन में है, ये जो एक्सिस है इस रेक्टेंगुलर प्लेट के ही प्लेन में है और इसके सेंटर से पास कर रहा है, इसके अबाउट आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। चलिए जी देखिए इधर, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लेट, इसका लेंथ आपको L पता है, ब्रेड्थ B पता है, इसका मास M भी पता है, और जो एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो एक्सिस इस प्लेट के जस्ट परपेंडिकुलर है, यहाँ पर इसके बीचों बीच पास कर रही है और इसी के प्लेन में भी है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, यहां से हम R दूरी गए और आकर के हमने एक dr थिकनेस का एक छोटा सा हमने एलिमेंट कट किया, ठीक है। कितना थिकनेस है इसका, dr। अगला स्टेप क्या होता है कि जो हमने एलिमेंट कट किया है dr थिकनेस का, इसका मास dm निकालना, और dm निकालने के लिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए होगा, सिग्मा। तो सिग्मा यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा हो जाएगा m बाई टोटल एरिया ऑफ द प्लेट, दैट इज m बाई l इंटू ब्रेड्थ b। अगर हम इसको कैपिटल B से दिखाएं तो m बाई l इंटू b, ठीक है। सिग्मा आपका पता चल चुका है, अब आपको इसका मास dm चाहिए। dm क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू dA, मतलब इसका जो आपने छोटा सा एलिमेंट कट किया है इसका एरिया कितना होगा ये बताओ। इसका एरिया जो आपने छोटा सा स्ट्रिप काटा है dr थिकनेस का, इसका एरिया कितना होगा, dr इंटू b। कैसे भाई, ये क्या एक छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है, इसका थिकनेस dr और इसका लेंथ आपका b, तो इसका एरिया कितना हो गया dA, इसका dA हो गया आपका b इंटू dr। पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो dm आपका क्या हो गया, dm हो गया सिग्मा इंटू b dr हो गया, ये dm पता चल गया। अब जब आप dm निकाल चुके हैं तो अगला स्टेप क्या है, di निकालना। di कैसे निकालेंगे, di हो जाएगा आपका dm इंटू r परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये जो आपने मास कट किया था इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r, तो आपका कितना हो जाएगा ये dm इंटू आर स्क्वायर। तो आपका di क्या हो गया, di आपका हो गया सिग्मा इंटू b dr इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। पुट कीजिए यहाँ पर, आप पहले तो सिग्मा का वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा का वैल्यू m बाई एल इंटू बी और आपका क्या आर स्क्वायर dr। तो आपका b से आपका ये कैंसिल हो गया, तो आपका di कितना आया, di आपका आया m बाई एल इंटू आर स्क्वायर dr। di पता चल चुका है। अगला स्टेप क्या है, इसको इंटीग्रेट कर देना, i निकालने के लिए। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, ये जो आपका dr है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, -L/2 से L/2, -L/2 से लेकर के L/2। पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -L/2 से L/2। सॉल्व करो, कितना आएगा, m बाई एल, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, r³ बाई 3, तो ये हो गया आपका r³ बाई 3, और लिमिट कहां से कहां, -L/2 से लेकर के L/2। तो आपका i कितना हुआ, i हो गया आपका 3 को बाहर निकाल लीजिए तो m बाई 3 इंटू एल, और अंदर में बचिए आपका r³ जिस पे लिमिट है आपका L/2 -L/2 से L/2, तो r³ लिमिट -L/2 से L/2। तो आपका i यहाँ से क्या आया, i आपका आ जाएगा, आपका i आएगा आपका m बाई 3l इंटू r³ के जगह पुट करो L/2 का क्यूब, कितना हो जाएगा ये L³ बाई 8, और माइनस ऑफ माइनस L³ बाई 8, फिर से क्या बन जाएगा ये प्लस L³ बाई 8। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, m बाई 3l इंटू L³ बाई 4,
ठीक है, आपका एक एल यहाँ पे कैंसिल बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा 2 बना, तो आपका आई कितना आया, आपका आई आया ml²/2l इस रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए। कहीं पर प्रोसेस में किसी स्टेप में समझने में दिक्कत है तो पूछिए, नहीं है तो लिख लीजिए। देखो जी, ये आपने निकाला, ये सारा कैलकुलेशन करके एग्जाम में आएगा, आप यही तरीका अपनाएंगे, ठीक है। अगर आपको सिर्फ याद करने के लिए आपको देखना है कि यार इस फॉर्मूले को हम कैसे याद करें, तो इसका एक छोटा सा टेक्निक है, छोटा सा ट्रिक है। आप इमेजिन करो कि अगर आप इस रेक्टेंगल को इस तरह से श्रिंक कर दोगे, इस तरह से दबा दोगे, अगर मान लो आपने इसको कॉम्प्रेस कर दिया रेक्टेंगल को, अगर आप इस रेक्टेंगल को कॉम्प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, एक रॉड बनेगा जिसका एल आपको लेंथ पता है। इस रेक्टेंगुलर प्लेट को आप कंप्रेस करेंगे तो आपका एक रॉड बन गया, और आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था, यही था। आपको रॉड के लिए फॉर्मूला आया था, जो आपका एक्सिस ऑफ, अगर एक्सिस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होता था तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, ml²/12 होता था, और इसका भी कितना है, ml²/12। तो अगर आपको रॉड का याद है ml²/12 तो आपको इसका भी याद हो जाएगा ml²/12। कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ के कंप्रेस कर दीजिए, क्या बनाएगा, रॉड बनाएगा ml²/12, ठीक है। तो ये थे कुछ फिगर्स जिनके बारे में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। अभी इसके अलावा और भी फिगर्स हैं जिनके बारे में हम कल, और भी बॉडीज हैं जिनके बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आगे हम निकालते चलेंगे। जरूरी क्या है कि जो हम लोग निकाल रहे हैं फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए ही, आपको प्रोसेस भी समझ में आना चाहिए कि हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कल आप लोग ओरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर होकर के आएंगे। जो लास्ट हमने दोनों चैप्टर्स पढ़े हैं उनका ओरल टेस्ट आप लोगों को कल देना है, प्रिपेयर होकर करके आइएगा, और कल कोई एब्सेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी कारणवश एब्सेंट कल नहीं करना है, ठीक है। चलिए।